हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के नए लेक्चर में, जहां पर हम GS2 के 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे और GS2 जो हमारा कंपोनेंट है हमारे मेंस एग्जामिनेशन में, उनके क्वेश्चंस होंगे। मैं आशा करता हूं कि हमने आज जब टेलीग्राम ग्रुप पे इन क्वेश्चंस को शेयर किया था इन दी मॉर्निंग, आप लोगों ने इनके आंसर्स लिखे होंगे। एंड दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चंस देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ये मेंस स्पेसिफिक हैं, आप इसमें प्रीलिम्स की नॉलेज यूज नहीं कर सकते। जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, उस तैयारी से भी आप इन आंसर्स को काफी अच्छा लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आप इन आंसर्स को लिखेंगे तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, और यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग के बेसिस पर करेंगे। ये 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखो तो आप आइडेंटिफाई करो कि उस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन समझ लेते हैं तो हमारा आधा काम हो जाता है। सेकंड चीज है कि आप कंटेंट दो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एंड थर्ड स्टेप इज टू ऐड द फॉर्डर मटेरियल, कि आप उस पर्टिकुलर आंसर में कुछ ऐसी चीजें ऐड करो जैसे करंट अफेयर्स हो गई, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए, एनालॉजी हो गई, ताकि आपका आंसर दूसरों से और अच्छा लगे और उसके साथ साथ आपका जो आंसर है वो जर्नल से स्पेसिफिक हो जाए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी इस पूरी सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे होंगे और काफी टाइम से हम आपको GS1, GS2, GS3 के इन आंसर्स को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। दोस्तों, ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से आप HPS में सिलेक्ट नहीं होने वाले। आपका मेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपने HPS में बहुत अच्छा रैंक लाना है, और यही लेक्चर्स हमारे आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पहले क्वेश्चन की जो हमने आप लोगों का शेयर किया था, दैट वाज फ्रॉम द टॉपिक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम इसको अच्छे से कवर भी कर रहे हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर कीवर्ड एक ही है, एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो दोस्तों, जब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या तो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तब हमें आंसर लिखने में दिक्कत आती है, और बहुत कम इंफॉर्मेशन हो तब हमें आंसर लिखने में दिक्कत आती है। जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो हमें लगता है कि यार अब हम क्या क्या लिख दें यहाँ पर, क्योंकि 60 वर्ड का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, तो एक लिमिट से ज्यादा लिख भी नहीं सकते, तो कैसे हम प्रायोरिटाइज करें। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो यहां पर जब भी आप कोई लॉ देखें या कोई प्रोविजन देखें जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है, तो आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक सबसे पहले प्रेजेंट करना होता है। तो अगर मैं एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करूं तो 52nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि उससे पहले अमेंडमेंट्स नहीं आई थी, लेकिन वो पास नहीं हो पाई, और 52nd अमेंडमेंट राजीव गांधी के टाइम पर जब आई 1985 में, तो इट वाज द फाइनल अमेंडमेंट जिसने फाइनली इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू कर दिया। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक ऐसा लॉ है जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की उसकी पार्टी से जिससे उसने चुनाव लड़ा है उससे डिफेक्शन को रोकता है, प्रोहिबिट करता है, और इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया भी देता है कि इन क्राइटेरिया पे अगर एक पर्सन अपनी पार्टी से या फिर अपने किसी पर्टिकुलर लिंक से डिफेक्ट करता है तो उसके केस में क्या इंस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक प्लस एंटी डिफेक्शन लॉ की जो थीम है वो आपको बतानी पड़ेगी। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 was known as anti-defection law, provided for the disqualification of the members of parliament and the state legislature on the ground of defection from one political party to another। अब यहां पर देखो खास बात क्या है कि आप लोगों ने इसको सिर्फ MP तक सीमित नहीं रखा, आपने इस लॉ की पूरी जिस्ट बताई है कि ये लॉ MP पर भी अप्लाई होता है और MLA पर भी अप्लाई होता है, और ये जिस्ट बहुत जरूरी है। जनरली 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं कि नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये इंट्रोडक्शन जरूरी थी क्योंकि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको लिखना ही था। फिर आप बताओगे कि देखो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने, एंटी डिफेक्शन लॉ ने कहां कहां चेंजेस किए। तो इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 आर्टिकल्स में चेंज किए, आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 191, और इसके साथ साथ इसने एक 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, और ये 10th शेड्यूल कुछ ग्राउंड्स बताता है जिनके बेसिस पर एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वो 4 ग्राउंड्स आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर पेपर में आपको एग्जैक्टली नहीं याद कि वो 4 ग्राउंड्स कौन से हैं, तो आप 1 या 2 ग्राउंड लिखने के बाद बोल सकते हो कि ऐसे और भी कुछ ग्राउंड्स हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों ग्राउंड्स लिखने हैं। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन द एग्जामिनेशन। तो कुछ लिख के आप ये हाईलाइट कर दो कि यू नो सम थिंग्स। ठीक है, और उसके बाद आप लिख दो कि एंड सो ऑन देयर आर अदर डिस्क्वालिफिकेशंस आल्सो। ठीक है, उसके बाद आपको एक और बताना पड़ेगा कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होती है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ है। जनरली लॉ के केस में हम कहते हैं कि जुडिशरी हमारी प्राइम बॉडी है जो डिसाइड करेगी कि डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है,
लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो जुडिशरी नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन है डिसाइडिंग अथॉरिटी। तो इस केस में जो हमारी डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का स्पीकर, अगर राज्यसभा की बात करें राज्यसभा का चेयरमैन, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसका स्पीकर, या काउंसिल की बात करें तो उसका चेयरमैन। ठीक है, तो ये पूरी जिस तो आपके आंसर में आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है थोड़ा वर्ड लिमिट एक्सीड कर रही है, बट कुछ चीजें यहाँ पर आप मिस भी कर सकते हो, तो आपकी वर्ड लिमिट ऑटोमेटिकली विद इन द रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर मैंने लिखा है। आई होप कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही आंसर लिखा होगा। अब दोस्तों ये सारी बातें ना, जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेंस में काम आने वाले हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चंस में एक या दो स्टेटमेंट पक्का इस पर्टिकुलर कंटेंट से होगी ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम दी टॉपिक अगेन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट। तो बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन का एक क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जोनल काउंसिल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंटर स्टेट काउंसिल का प्रोविजन है आर्टिकल 263 में। इसके साथ साथ सेंटर स्टेट कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए जोनल काउंसिल्स भी बनाई गई हैं। कुछ 5 के आसपास जो जोनल काउंसिल हैं वो बनाई गई हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू, और एक एडिशनल जोनल काउंसिल बनाई गई है बाय द नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। तो आपको जोनल काउंसिल के बारे में बताना पड़ेगा पहले कि जोनल काउंसिल कैसे बनी है, किस नेचर की बॉडी है। अगेन हमारा पहला एम क्या होता है पॉलिटी के क्वेश्चन में कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है तो सबसे पहले शो करो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक नहीं है तो उसका लीगल लिंक आएगा, लीगल लिंक नहीं है तो कोई कन्वेंशनल लिंक होगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के केस में ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है ना ही लीगल लिंक है, आपको फिर उसमें कन्वेंशनल या एक बताना पड़ता है कि मॉरली इसको हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो जोनल काउंसिल आर दी स्टेटूटरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, आपने पहले ही स्पेसिफाई किया, एंड दिस बॉडीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और आपने बोला कि इसने 5 जोनल काउंसिल प्रोवाइड करी थी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल जोनल काउंसिल, और यहाँ पर एक और जोनल काउंसिल हमने स्टेब्लिश करी 1971 में। तो ये आपने बता दिया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग मैप भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा हेक्टिक काम है और काफी नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस जोनल काउंसिल के अंदर कौन कौन सा स्टेट्स आता है। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले कौन सा पार्ट है इस क्वेश्चन में, 2 पार्ट हैं। पहला तो है कंपोजिशन और दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 माइक्रो क्वेश्चन है। पहला माइक्रो क्वेश्चन है आपका कंपोजिशन क्या है, और सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या है आपका कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो बेसिक स्टार्टिंग आपने कर दी, जोनल काउंसिल का नेचर बता दिया और ये बता दिया कि कैसे वो एस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद उसकी कंपोजिशन बताओ। कंपोजिशन बहुत सिंपल है और ये आप लोगों को पता भी होगी, अगेन प्रीलिम्स में भी काम आती है कि चेयरमैन सभी जोनल काउंसिल का कौन होगा, यूनियन होम मिनिस्टर। फिर इसमें कुछ मेंबर्स होंगे विद वोटिंग राइट्स और कुछ मेंबर होंगे विदाउट वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स वाले मेंबर कौन है, चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट का जो भी इस जोनल काउंसिल में होगा, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट्स इन द जोन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी। अगर मान लो यूनियन टेरिटरी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट जो हमारी नॉर्थ की जोनल काउंसिल है उसमें चंडीगढ़ आता है, तो चंडीगढ़ की यूटी होंगे, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वहां पर। ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑन अ रोटेटिंग बेसिस। जनरली 5 साल के लिए अगर मान लो एक जोनल काउंसिल बनी है तो हर 5 स्टेट अगर उसमें है तो हर स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर 1 साल के लिए इसका चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा, सॉरी। ठीक है, कुछ नॉन वोटिंग मेंबर्स होते हैं जो कि एडवाइजर होते हैं। अब यहां पर बात आएगी सेकंड पार्ट की जो है ऑब्जेक्टिव। दोस्तों अगेन ये ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं भी है तो आपको जोनल काउंसिल की थीम पता होनी चाहिए कि जोनल काउंसिल बेसिकली रीजनल इंटीग्रेशन के लिए है, और रीजन में जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट ना हो स्टेट्स के बीच में, एक कोऑपरेशन बनाने के लिए है। इसके अलावा जो स्टेट्स बाद में बने हैं और अपने ही किसी मदर स्टेट से निकले हैं तो उनके बीच में एलियननेस की फीलिंग ना आए, कोऑपरेशन बढ़े, इस वजह से हमने जोनल काउंसिल बनाई है। तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। टू अचीव एन इमोशनल इंटीग्रेशन, अगेन इंपॉर्टेंट एरिया है। टू हेल्प इन अर्स्टिंग द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस रीजनलिज्म, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर रीजनलिज्म की फीलिंग आ रही है तो उसको दबा सकते हो बाय प्रमोटिंग द कंसर्न्स ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द रीजन। ठीक है, to help in removing the after effects of separation, to cooperate with each other in the successful and speedy execution of major developmental projects, for example Namami Gange project, then to secure some kind of political equivalent between different regions of the country. So these are the objectives behind the zonal council. Again अगर आपको exact wording याद नहीं है पेपर में तो it doesn't matter, लेकिन थीम आपकी करेक्ट होनी चाहिए। इंटरस्टेट कोऑपरेशन एंड सेंटर स्टेट कोऑपरेशन इज द बेसिक बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ जोनल काउंसिल, और वो आपको मेंशन करना है। अब दोस्तों कई बार होता क्या है कि हमें लग रहा होता है कि हमें तीन पॉइंट ही पता है, ठीक है, और जनरली ऐसा होता भी है कि आप ऑब्जेक्टिव 2 या 3 से ज्यादा नहीं पेपर में एकदम याद कर पाते, तो उस केस में बेहतर यही रहेगा कि आप 3 को लिखो अच्छे से
विद एग्जाम्पल, उसके बाद उनको एक्स्ट्रा मत खींचो, क्योंकि उसके दो नुकसान हैं। एक तो आप एग्जामिनर को शो कर रहे हो कि आपको नहीं आता है, आप जानबूझ के एक्सटेंड कर रहे हो, और दूसरा नुकसान ये है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज पे जहां पर अब आपको आधा या एक नंबर ही और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अगर यही टाइम आप एक और आंसर लिखने में लगा दो तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एंड 20 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगेन IR का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी काफी न्यूज में रहती है, बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन रेजिंग द लेवल ऑफ कोऑपरेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन डिस्कस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बहुत क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो बिम्स्टेक एग्जिस्टिंग है वो शायद अभी तक पूरी अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई है, और उसमें हमें एक पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या है, एक मेजर शिफ्ट की जरूरत है। और अगर हम मेजर शिफ्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन है वो शायद रेज हो। तो एक थीम बेसिकली क्या है कि अभी शायद कुछ इश्यूज हैं, अभी कुछ दिक्कतें हैं बिम्स्टेक में, उनको दूर करना है, और उसके बाद वो जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन है वो इंक्रीज करना है। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिडन एक क्वेश्चन है। वो हिडन क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द करंट शॉर्टकमिंग्स या फिर मेजर चैलेंजेस करंटली विद इन द बिम्स्टेक जिनको दूर करना है। तो आपको सबसे पहले कुछ शॉर्टकमिंग्स बतानी पड़ेंगी ताकि आप ये बता पाओ कि उनको दूर कैसे किया जा सके। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन का तरीका यही है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग अगेन आपके पास बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक के बारे में बताइए कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, कब बनी है। अब देखो, अगर एक 4 मार्क का क्वेश्चन होता या 8 मार्क का क्वेश्चन होता तो मैं सिर्फ आपको बोलता कि आप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दो, उसके आगे मत जाओ कि इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड रीजनल इंटरेस्ट, इस तरीके से बोल दो। लेकिन क्योंकि ये 20 मार्कर क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड देना पड़ेगा। आपके पास शब्दों का अभी यहाँ पर भंडार है तो उनको यूज करना पड़ेगा आपको। तो इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, हैज बीन एन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इट हैज अचीव्ड अ लॉट इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड कोस्टल सिक्योरिटी। अब इसका बैकग्राउंड बताया कि 1997 में बना था, ठीक है। 2004 में इसका नाम चेंज हुआ और इसमें म्यांमार आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया। फर्स्ट समिट मीटिंग जो हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी और सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में है। लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल हैं जो इसको फुली इसका पोटेंशियल रियलाइज करने में एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं। तो वो चैलेंजेस आपने बताए। पहला चैलेंज तो यह है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकल विल की कमी देखने को मिलती है इस ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स। मतलब कहीं ना कहीं एक डोरमेंट पॉलिसी में देखने को मिलती है, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है मेजर कंट्रीज का, ठीक है। तो सिंस 1997 बिम्स्टेक लेटर मीट ओनली 4 टाइम्स, अभी तक सिर्फ 4 मीटिंग हुई है समिट लेवल की, जो कि बहुत कम है अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो। देन अनफिनिश्ड इकोनॉमिक एजेंडा, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क साइन करने की बात करी थी 2004 में और साइन भी किया उसको, लेकिन उसके बाद उस पर बहुत ज्यादा हमें एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली और अभी तक 20 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद भी अभी भी ऑपरेशनलाइज्ड नहीं हुआ है। देन रीजनल जियोपॉलिटिक्स, कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बढ़ने में नुकसान करते हैं। जैसे नेपाल एंड थाईलैंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट बिम्स्टेक एंटी टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज। और क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना फैक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलता था। देन इंटरनल टसल है कुछ कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि इंडिया की डोमिनेंस थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पर हमें एक इशू देखने को मिलता है। चाइना का यहाँ पर इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। म्यांमार की कूप की वजह से म्यांमार की जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं पीछे हट चुकी है और हमें जो जनता कूप है वहां पर उसकी वजह से जो म्यांमार का रोल है इस बिम्स्टेक में वो काफी लिमिटेड देखने को मिलता है। देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक आड़े आता है एक अच्छा लेवल ऑफ इंटरेक्शन बढ़ाने में। हमारी थाईलैंड के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है और म्यांमार के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था वो अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये हम लास्ट में पक्का लिखेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें सजेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हमें FTA को ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है डिफरेंट कंट्रीज के उनको हमें चैनलाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर एक कंट्री अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करेगी तो वो कभी भी अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगी और एक लेवल से ज्यादा वो नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। Then BIMSTEC should less focus on geopolitics and more on common regional concerns। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अभी भी हम जियोपॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं और जो हमारे रिलेशंस हैं उनको खराब करने की वजह से हम इस ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों इस संदर्भ में आपको गुजराल डॉक्ट्राइन पक्का यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। गुजराल डॉक्ट्राइन जो थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1990s में, 1997 मोर एप्रोप्रिएट, तो उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी थी गुजराल डॉक्ट्राइन, IK गुजराल। तो उन्होंने बोला था कि देखो जब भी हम नेबरहुड रिलेशन की बात करेंगे, अपने पड़ोसी देश से रिलेशंस की बात करेंगे, तो हम कभी भी रेसिप्रोसिटी की बात नहीं करेंगे। मतलब अगर हम कुछ दे रहे हैं उनको, कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वो भी हमें कुछ और दें।
मतलब एक तरह से रेसिप्रोकल वे ऑफ नेगोशिएशन नहीं होगा। यहाँ पर हम क्योंकि एक अच्छे लेवल पर हैं, एक डेवलप्ड कंट्री हैं, तो हमारी तरफ से ज़्यादा होना चाहिए, ना कि उन कंट्री से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो वो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और इसके साथ साथ हमें मोर मीटिंग्स करनी चाहिए, नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, तभी जाकर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को और डेवलप कर पाएंगे। तो ये आपके पॉइंट्स रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और दोस्तों इसी तरीके से हमारी आंसर राइटिंग होती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको ऐसे ही पार्टिसिपेट करना, और प्लीज़ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।